नमस्कार, राष्ट्र की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आपको बवाले नेपाल की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको नेपाल हिंसा से जुड़े 4 बड़े अपडेट से रूबरू करा देते हैं। खबर है कि नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। उनके नाम पर सहमति बन सकती है। इस वक्त वो आर्मी हेडक्वार्टर में मौजूद है। इन्हें जेनजी का पूरा समर्थन मिला है, ऐसी चर्चाएं हैं। इसके लिए वोटिंग भी हुई। पूरी खबर आपको दिखाएंगे। सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन तीसरे दिन थम गया। हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। कमान सेना के हाथ है। इस बवाल में अब तक 30 लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस से झड़प में 5 नाबालिग कैदी भी मारे गए। नेपाल हिंसा के दौरान जेलों से 13,000 से ज्यादा कैदी फरार हुए हैं। इसको लेकर इस वक्त वहां पर चर्चा भी है। कुछ कैदी भारत की ओर भागे हैं। बॉर्डर पर ही चेकिंग अभियान मुस्तैदी से चलाया जा रहा। इधर पूर्व पीएम केपी ओली ने हिंसा को साजिश करार दिया है। पद छोड़ने के बाद पहली बार पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने बयान दिया। उन्होंने युवाओं के नाम खुली चिट्ठी लिखकर प्रदर्शन को गहरी साजिश करार दिया। उन्होंने कार्यालयों में आगजनी और जेल से कैदियों को छुड़ाने जैसी घटनाओं को पहले से तय यानी मुकर्रर बताया। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में नेपाल सुलग रहा, उसे शांत करने की कोशिश है। इधर नेपाल में भड़के विद्रोह की तुलना बांग्लादेश से की जा रही है, लेकिन पहले नेपाल के भीतर के कारणों को समझना, वजहों को समझना बहुत जरूरी है। यह विद्रोह केवल पत्रकारों और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को लेकर नहीं भड़का, बल्कि इसका बड़ा कारण नेताओं के भ्रष्टाचार और दमन से जनता का दम घुटना बताया गया लंबे समय से। दरअसल दुनिया भर की सरकारों को एक ऐसा आसान सा लगने वाला तरीका मिल गया कि पत्रकारों और युवाओं को डराने के लिए सोशल मीडिया पर कंट्रोल किया जाता है या किया जा सकता है। नेपाल, वहां के हुक्मरानों ने भी इसको अपनाया, लेकिन युवाओं का गुस्सा और आक्रोश इतना ज्यादा था या इतना भड़क गया कि 48 घंटे के भीतर ही सरकार उखड़ गई। इन आंदोलन के बीच में मूल में नेपाल के राजनेताओं का भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और ऐशो आराम वाली लाइफस्टाइल थी। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध ने तो एक चिंगारी का महज काम किया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर तक लहराए, जो हिंदुत्व के प्रतीक माने जाते हैं। ये भारत में हिंदू राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरणा लेने का संकेत है। प्रदर्शनकारियों ने चीनी प्रभाव जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के खिलाफ भी नारे लगाए और कम्युनिस्ट नेताओं के घर, उनके दफ्तर, संसद भवन, PMO ऑफिस, बैंकों को आग के हवाले कर दिया। लेकिन जिस तरह पशुपतिनाथ महादेव के मंदिर पर हमला हुआ, उससे स्पष्ट है कि इस्लामिक तत्व भी या अराजक तत्व भी इसमें कूद पड़े। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि ISI और अमेरिकी डीप स्टेट का भी इसके पीछे क्या हाथ हो सकता है। इस आशंका से क्या इनकार किया जा सकता है? फिलहाल नेपाल अराजकता में घिर चुका है और आंदोलनकारी अमेरिकी डीप स्टेट के हाथ खेल रहे हैं या खेल सकते हैं, ऐसी चर्चा है। अब सेना किसी नेता की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन कर सकती है या फिर खुद ही सत्ता संभालकर जल्द ही नेपाल में जनमत संग्रह करा सकती है। इनके अलावा भूतपूर्व राजा ज्ञानेंद्र विक्रमदेव की वापसी की भी संभावना जताई जा रही है। एक तबका उनके समर्थन में है। सवाल यह है कि ओली चीन के नजदीक आए, उनकी सत्ता उखड़ गई। हाल ही में SCO में चीन में उनका खूब स्वागत हुआ था। वो तस्वीरें भी दुनिया ने देखी थी। क्या चाइना के करीब जाने वाले देशों में आगे इस तरीके की परिस्थिति बनना तय है? श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इसके एक तरीके से प्रजन उदाहरण है। उदाहरण के तौर पर हमने कुछ देशों के हश्र देखा है और भविष्य में कुछ और को लेकर आशंका है। तो आपको बता दें कि जो सुशीला कार्की हैं, असल में ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या कद है, क्या पद उनको दिया जा सकता है या किस पर सहमति बनी है। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं, वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता रही हैं, लंबा अनुभव उस सेवा में भी इन्होंने दिया है। न्याय और आत्मकथा लिखी, भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ इन्होंने फैसले दिए हैं, ये भी इनकी पहचान है। और उनके नाम पर जब वोटिंग होती है तो एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जाती है। राजनीतिक दखलंदाजी के खिलाफ सख्त फैसले उन्होंने दिए हैं। नो नॉनसेंस जज कहा गया। संसद में इनके खिलाफ महाभियोग तक लाया गया। जन दबाव और न्यायपालिका के समर्थन से इन्हें हटाया नहीं जा सका। सुशीला कार्की ने कहा था कि न्याय देना मेरा धर्म है और चुप रहना पाप है। ये उनकी पहचान है और इसको लेकर ही चर्चाएं हैं कि शायद उनके नाम पर सहमति बन सकती है। एक वोट अगर वहां पर कराया गया तो उसमें एक आम सहमति उनके नाम की दिखाई तो दी, लेकिन ये अभी तय नहीं।
इधर अंतरिम सरकार बनाने के लिए दिन भर नेपाली आर्मी और जेनजी आंदोलनकारियों के बीच में बातचीत होती रही। यह सिलसिला लंबा चला। आपको बता दें कि 1997 से 2012 तक पैदा होने वाले बच्चे ये जेनजी की श्रेणी में आते हैं। खबर है कि सुशीला कार्की का पीएम बनना लगभग तय है। वो नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश और इन्होंने भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ फैसले लिए, ये इनकी पहचान है। लेकिन इसके अलावा दक्षिणी नेपाल के धरान के मेयर हरका साम्पाङ के नाम पर भी आम चर्चा है। सामाजिक कार्यकर्ता सागर ढकाल के नाम पर भी चर्चा है। समाज सेवी महावीर पुन का नाम भी इसमें शामिल है। इधर पूर्व मुख्य न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ के नाम पर भी इसमें चर्चा है। बाकायदा इन सबके लिए वोटिंग होती है। 3542 वोट सुशीला कार्की के नाम जाते हैं। लेकिन बताया गया कि बालेन शाह यानी एक ऐसा नाम जिनकी उम्र बहुत कम है लेकिन इस वक्त उनका चेहरा बहुत चर्चित है, वो सुशीला कार्की के नाम पर राजी यानी सहमत नहीं है। तो प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को लेकर जो अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपने का प्रस्ताव रखा था, बाहर एकत्र भीड़ ने इसका विरोध किया और उनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के मेयर बालेन शाह और अन्य युवा चेहरों को ही नाम को ही आगे बढ़ाने की बात कही है, क्योंकि उनका मानना एक आम सहमति है कि जो सत्ता में पहले थे या जिनके उम्र का तकाजा हो चुका है, उन लोगों को फिर से सत्ता में नहीं लाना है या फिर वो कमान नहीं देनी है। युवा पीढ़ी के हाथ में ही कमान होनी चाहिए। तो नेपाल सत्ता विरोधी आग में तीसरे दिन कैसे सुलगा? हिंसा के पीछे क्या कोई बड़ी और गहरी साजिश थी? इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ें। केपी चोर को तो हम मारना चाहते थे, अब क्या बोले, वो देश छोड़ के भाग गया और सारे नेता को तो हमने पकड़ लिया था। जब लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र हावी हो जाए तो हिंसा, हंगामा, आगजनी और बवाल की ऐसी ही तस्वीर नजर आती है। जब सत्ता के खिलाफ आंदोलन बेलगाम हो जाए तो सरकारी इमारतें ऐसे ही ठू-ठू कर जलती हैं। अब भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबी सत्ता और जनता का टकराव होता है। उपद्रव की ऐसी ही तस्वीरें दिखाई देती हैं। जलता सुप्रीम कोर्ट, जलती संसद, जलता प्रधानमंत्री कार्यालय और जलती सरकारी इमारतें। ये तस्वीरें हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू की, जहां सत्ता के खिलाफ आंदोलन ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। काठमांडू की सड़कों पर बड़ा बवाल हुआ। देखते ही देखते नेपाल को अराजकता की आग में झोंक दिया गया। काठमांडू की सड़कों पर उतरी भीड़ ने किसी को नहीं छोड़ा। होली समेत कई नेताओं के घर पर हमला और आगजनी की। सुप्रीम कोर्ट की 25,000 फाइलें जलाकर राख कर दी। कई होटल और मीडिया दफ्तरों में आग लगा दी गई। साथ ही भीड़ में कई जेलों के ताले भी तोड़ दिए। बताया जा रहा है कि जेल के ताले टूटते ही 18 जिलों की जेल से करीब 6,000 कैदी फरार हो गए। नेपाल के नवलपरासी पश्चिम जिला कारागार से 500 से ज्यादा कैदी भाग गए। चितवन से 700 कैदी, कैलाली से 612 कैदी, जलेश्वर से 576 कैदी फरार हो गए। वहीं कास्की जेल से भी 733 कैदियों के फरार होने की खबर है। नेपाल में जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो सेना ने कमान अपने हाथ में ले ली। हाथों में हथियार लेकर काठमांडू की सड़कों पर नेपाल की सेना उतर आई। उग्र प्रदर्शनकारियों पर सख्ती शुरू कर दी। बताया जा रहा है नेपाल सेना ने लूटपाट और जेल से भागने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है। महाराजगंज के भटबनी सुपरमार्केट में लूटपाट में शामिल 4 लोगों को बुधवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। नेपाली सेना ने अब तक 32 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 33,70,000 रुपए नकद जब्त किए गए हैं। इसके अलावा सेना ने काठमांडू से 23 बंदूकें, मैगजीन और गोलियों सहित 31 हथियार और पोखरा से 8 बंदूकें बरामद की हैं। हालात पर काबू पाने के लिए काठमांडू में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में सैनिक काठमांडू की सड़कों पर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नेपाल के युवाओं के गुस्से की आग बुझ नहीं रही। नेपाली युवाओं ने सड़कों पर उतरने की वजह भी बताई। हमारा जेनजी किस लिए कर रहा है, गले से हमारे को रेगुलेशन चाहिए, नहीं हमारे को इस करप्शन से छुटकारा चाहिए, कुछ नया चाहिए हमको, नहीं नया यूथ चाहिए हमको, इसलिए कर रहे थे। केपी चोर को तो हम मारना चाहते थे, अब क्या बोले, वो चला गया उधर, कहाँ चला गया नहीं, देश छोड़ के भाग गया और सारे नेता को तो हमने पकड़ लिया हमने। शेर बहादुर देवबा, उसका पत्नी का आरजू देवबा, उसका भी सबका घर सर सब जला दिया। नहीं
वो केपी ओली भाग गया, हमारा देश का प्रधानमंत्री। सुना आपने, प्रदर्शनकारी खुलेआम कह रहे हैं हमने नेताओं को पीटा, उनका घर जला दिया, केपी ओली को नेपाल छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल है कि नेपाल में जो कुछ हुआ, क्या वो सिर्फ युवाओं का गुस्सा था? क्या भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन की वजह से ही नेपाल जला दिया गया, या नेपाल को हिंसा की आग में झोंकने के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो 2 से 3 दिन की जो परिस्थिति थी नेपाल की और पूरी दुनिया के लिए एक संदेश के तौर पर वो भयावह थी। अंदाजा आप लगाइए, जिस युवा को आप सुन रहे थे उसकी सोच क्या हो गई, या फिर उसके जहन में, उसके दिमाग में क्या था। हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है जेके बंसल सर आपका। और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है यूके देवनाथ सर आपका भी। सबसे पहले बंसल साहब, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं कि जो मौजूदा तस्वीर है और अब जब एक आम सहमति बनाने की कोशिश है, उस बीच में जो वहां पर एक नाम की सहमति बनती दिख रही है और उनका अनुभव क्या है, यानी मैं कार्की का जिक्र कर रहा, लेकिन उनके नाम पर सहमत बालिन शाह नहीं। इसका सबसे पहले आकलन आप करिए कि अब नेपाल की सत्ता या बागडोर किसके और कैसे लोगों के हाथ में जाने की स्थिति दिख रही है और कितना सुरक्षित रहेगा इससे बॉर्डर एरिया। नमस्कार अतुल जी। देखिए, अभी तो एक इंटरिम सरकार होगी, तो इसका मतलब नहीं है कि वो कोई परमानेंट स्टेप होगा जैसे कि बांग्लादेश में हुआ है, यूनुस की सरकार आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी सरकार इंटरिम रूप में अभी आती है, उसके पास में तो कोई ऐसा तंत्र तो होता नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया जाए। आपने देखा है कि बांग्लादेश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं रहा, और जब कोई मांगे मनमानी होती थी, दोबारा छात्र जो है वो सड़कों पर आ जाते थे और आंदोलन शुरू कर जाते थे। तो इस समय तो मुझे लगता है कि यही अच्छा है कि अगर ये जो भागडोर सेना के हाथ में रहे और सेना जल्दी से जल्दी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के बाद में इलेक्शन यहाँ कराए। लेकिन बहुत ही बदलते सीन आ रहे हैं, बहुत सारे चेंज हो रहे हैं। जैसे सुशीला कार्की का नाम अभी आया है, और पहले तो ये बालिन शाह का नाम चल रहा था, या माछे लानी का नाम चल रहा था, या सुषमा का नाम था, गुरुंग का नाम था, ये सब कुछ चल रहे थे। लेकिन बदलती सूरत में ये पड़ेगा, जैसा कि कुछ प्रदर्शनकारी मिलने के लिए भी गए थे सेना से, लेकिन बाद में कोई उनका एक वर्चुअल जो पार्टिसिपेशन हुआ है मीटिंग में, तो थोड़े दिन में इसकी स्थिति क्लियर होगी। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, जैसे कि बहुत सारी फोर्सेज हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, कोई भी अगर बनना चाहता है तो ये दिमाग में रखे, चाहे उसमें बालिन शाह हो, कि इस समय कोई परमानेंट नहीं बनेगा। और उसको किसी को अगर कोई लॉन्ग टर्म में बनना चाहता है तो उस समय आना भी नहीं चाहिए। वो इसलिए नहीं आना चाहिए कि इस समय किसी भी अराजकता को संभालने के लिए सक्सेस के चांसेस कम हो जाएंगे, और जब सक्सेस के चांस जिसके कम हो जाते हैं वो फिर लॉन्ग टर्म में नहीं जा सकता। इसी प्रकार से जो है, अभी हालांकि कुछ नेता सामने आए हैं, लेकिन इनको जो है सिर्फ टीवी पर या सोशल मीडिया के अलावा ग्राउंड पर आकर के जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने सेना के जवानों के साथ में बहस की है, उनके साथ में जो बातें की है, तो ऐसे में आके इन्हीं नेताओं को वहां पर समझाने का जरूरत है। ये बताएं कि अभी जो अपने घर लौट जाएं। इसी प्रकार से इनके अभिभावक को भी आना चाहिए, और आने के बाद में जो है इस तरह की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। जरूर कोई अराजकता के तत्व हैं। इसी प्रकार से जब आप बताइए कि पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर में जो इस तरह की घटना हुई है, वो होने का क्या मतलब था? जो जिस तरह की लूटपाट हो रही है, तो ये कोई आंदोलन नहीं है, ये अराजकता है। जी अतुल जी, गंभीर बात है और इसको लेकर देश दुनिया में चर्चा भी हो रही है। डीप स्टेट का भी है, टूल किट भी हो सकता है, उसके पीछे कई और कारण हो सकते हैं। यूके देवनाथ सर, जो बात बंसल साहब कह रहे हैं, इसको हम अगर कारणों के हिसाब से गिनते चलें, एक कारण था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिया गया, लेकिन शुरुआती समय से ही इस बात की चर्चा हो रही थी कि उसके अंदर हिडन बहुत सारे कारण हैं। उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने के बाद जो जेनजी के उम्र वाले बच्चे हैं, जिनको आगे किया गया, जिनको लगातार कई वीडियोस दिखाए गए जो वहां के सत्ता में बैठे लोग या उनके परिवार के नौजवानों के थे, उनके परिवार के युवतियों के थे, और उनके जो खरीदे हुए कपड़ों से लेकर एसेसरीज थे, वहां पर बहुत सारे वीडियो मैंने देखा कि चल रहे हैं, उनको लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें रैप फॉर्म में या फिर अलग अलग तरीके से यह दिखाया जा रहा है कि हमारे नेपाल की जनता किस कगार पर खड़ी है और हमारे पैसे से कौन और कितने लोग ऐश कर रहे हैं वो चुनिंदा है।
लेकिन अब ओली साहब कह रहे हैं, पहली बार उन्होंने मुंह खोला, वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ भी साजिश हो गई। उनके खिलाफ तो हुई, लेकिन पूरे नेपाल में कैसी साजिश और कितनी खतरनाक साजिश चल रही है? अतुल जी, ये समझना पड़ेगा कि जब एक माचिस की चिंगारी निकालती है तो वो तभी फैलती है अगर पहले से ही आसपास ज्वलनशील पदार्थ हो। जी। तो जो 26 ऐप पर बैन लगाया गया वो सिर्फ चिंगारी थी। जाहिर बात है, आज की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए रोटी कपड़ा मकान से ज्यादा इम्पोर्टेंट है वाईफाई कनेक्शन और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो उनके लैपटॉप पर हो या उनके मोबाइल फोन पर। बिल्कुल। इसके बहुत बड़ा कारण ये है कि ना सिर्फ वह इसका इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, क्रिएटिव कंटेंट भी क्रिएट करते हैं। कुछ यूथ जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपने बिजनेस पर्पस से करते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सबसे बड़ी बात है कि नेपाल से जो लाखों लोग भारत में काम करते हैं, विदेशों में काम करते हैं, वो अपने आत्मीय से, अपने परिजनों से कैसे मिलाप में रहते थे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ही। तो समझिए एक नेपाल का एक यंग बॉय जिसकी उम्र समझिए 18 है या 22 है और उसके पिताजी काम कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज में, और अचानक वो दिखता है कि अपने पिताजी से नहीं कांटेक्ट कर पा रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो ये तो इनिशियल चिंगारी थी। इसके बाद ऑफ कोर्स उसको ज्वलनशील पदार्थ मिलते गए, लेकिन मेन धमाका दुनिया भर में पिछले 200 साल में जितने रेवोल्यूशन हुए हैं, आप सब जगह देख लीजिए, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में जहां जहां विप्लव हुआ है, रेवोल्यूशन हुआ है, उस जो तांडव में तब बदलता है, एक ट्रिगर पॉइंट होता है जब सत्ता, चाहे वो राजा हो या किंग हो, या जैसे हमने अरब स्प्रिंग में देखा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हो या प्रिंस हो, शेख हो, जब वो एक टर्निंग पॉइंट आता है, जब वो जरूरत से ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। जी। दुनिया में जहां जहां गोली चली, पुलिस के द्वारा या आर्मी के द्वारा, और 10, 20, 30 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद उसको संभालना मुश्किल हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कोई एसपी, डीएसपी, मैं दूसरे देशों की बात कर रहा हूं, उसके बाद वह उसके हाथ के बाहर निकल जाती है। क्यों? क्योंकि फिर एक चेन रिएक्शन चालू होता है। उसके मित्र, उसके रिलेटिव्स, उसके गांव वाले, उसके कुनबे वाले, उसके जाति वाले, उसके गली मोहल्ले के लोग सब अब गलियों में आ जाते हैं गुस्से में। उसके बाद वो तुरंत अगले 12 या 14 घंटे में भीड़ तंत्र बन जाता है। उसके बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दुनिया की कोई भी आर्मी 10,000 भीड़ को रास्ते में नहीं रोक सकती। बिल्कुल जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं, और ये चुनौती वहां की पुलिस के लिए थी, वहां की सेना के लिए थी, और उसकी तस्वीर हमने देखी भी। लेकिन अब एक नए फॉर्मेशन की जब तैयारी है, तो वहां पर बंसल सर, जिस परिस्थिति से इस वक्त नेपाल गुजर रहा, फ्रांस में भी देखिए आग लगती हुई नौबत दिखाई दे रही है। लेकिन इस पूरे नेपाल के सिनेरियो को देखें, जहां आपने भी एक आशंका जाहिर की कि अगर एक सबसे बड़ा जो आस्था का केंद्र है, ना सिर्फ नेपाल के लोगों के लिए, देश दुनिया के तमाम हिंदुओं के लिए, भारत के तमाम लोगों के लिए, अगर उसको भी निशाना बनाया गया, तो कोई ना कोई हिडन एजेंडा है। यानी एक तरफ एक मूवमेंट है, रेवोल्यूशन है, लेकिन उसके पीछे या तो कुछ ताकतें हैं या फिर उस आड़ में कुछ ताकतें अपना एजेंडा पूरा करने की फिराक में है। अब ये अपने आप में चुनौती बन गया। एक तरफ वहां पर अंतरिम सरकार बनाना, उसको एस्टेब्लिश करना, सही तरीके से नेपाल का जो साँचा है, ढांचा है, वो चलता रहे, और फिर अगर कुछ इस तरीके की पॉलिसीज थी जिनको लेकर नाराजगी थी, उस पर काम करना। लेकिन बॉर्डर के लिहाज से, डिफेंस सेक्टर के लिहाज से ये कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब उन कंट्रीज की भी निगाह है जो कि नेपाल के ऊपर पहले से निगरानी रखते थे या उनको मानते थे, मानकर चलते थे कि कभी भी अपने हाथ की कठपुतली बना सकते हैं। देखिए, एक तो जो आपने कहा है कि एक धार्मिक स्थल के ऊपर में जिस तरह से वहां अटैक हुआ है, दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई है, तो ये एक उन्माद है। और इसके पीछे डेफिनेटली जो कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं या कोई ऐसी एजेंसीज हैं या फोर्सेज हैं काम कर रही हैं। सारा ज्यादातर हिंदू लोग हैं वहाँ, धर्म में सबका आस्था है। आपने कहा भारत में भी है, हम भी एक बार जब वहाँ पे गए थे तो हम भी पशुपतिनाथ मंदिर में गए थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि क्यों हुआ ये, रियल में जो है जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है।
दूसरी बात जो आपने कहा कि जो पड़ोसी कंट्री होते हैं, भारत बड़ी पैनी नजर बनाए हुए है और हमने अपने बॉर्डर जो हमारा करीब 1200 किलोमीटर के करीब जो बॉर्डर है उसको काफी चाक चौबंद कर दिया गया है, क्योंकि कोई भारत का और नेपाल का बॉर्डर काफी पोरस है और आपस में आना जाना लगा रहता है। लेकिन जैसे रक्सौल जैसी जगह है या जो आने जाने के साधन है, वहां पर अब बिल्कुल पुलिस तैनात है और बॉर्डर में, और जो हमारी एसएसबी है, सशस्त्र सेना बल, वो वहां पर है। किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा। पहले लोगों के मन में ये था कि शायद पैदल चले जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों ने जाने की कोशिश करी, उनको भी नहीं आने दिया। तो इस प्रकार से बाकी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपील की है वहां के लोगों से शांति रखने के लिए, और ये कहा है कि हमें बड़ा दुख है जो वहां पर लोगों का मृत्यु हुई है और जो घायल हुए हैं वो जल्दी से जल्दी अपना सुरक्षा और डायलॉग से, जो भारत यही कहता रहा है कि किसी भी चीज को डायलॉग और डिप्लोमेसी से सुलझाया जाता है, कभी भी वायलेंस उसका सहारा नहीं होता। भारत तो एक बुद्ध का और महात्मा गांधी का देश है, तो वायलेंस में बिल्कुल विश्वास करता ही नहीं है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि कुछ कंट्री हैं उनका अपना हित है, उसमें चीन है या अमेरिका है, उनकी तो काफी इसमें इन्वॉल्वमेंट लगता है, जो कि ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। अभी कोई पक्का उसका आइडिया नहीं लगा। लेकिन एक बात तो नेपाल को ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत के साथ में नेपाल के बड़ी कल्चरल रिलेशंस हैं, यहाँ का बोली जाती है, और हमारे पास में जो नेपाल से गुरखा रेजिमेंट है आर्मी के अंदर में, तो इन सब बातों को देखते हुए भारत के साथ में संबंध बनाकर रखना वहाँ उनके हित में है। पास में कंट्री है, किसी भी तरह की आवश्यकता है वो हमेशा पूरी होगी। अमेरिका पूरी नहीं करता, और अगर चाइना पूरी करता है तो कर्ज जाल में डाल देता है। तो इन बातों को भी ध्यान में वहाँ की जनता को रखना पड़ेगा और वहाँ के लीडरशिप को रखना पड़ेगा। कोई शॉर्ट गेन के लिए उन्हें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, और भारत के सहयोग का जहां भी जरूरत है वो सहयोग को प्राप्त करके अपने कंट्री को एक दिशा दिखा करके, और जवानों को या जो नौजवान है उनको भी अब सोचना पड़ेगा या उनको प्रॉपरली गाइड करने की बड़ी आवश्यकता है। नहीं तो इस तरह की अफरा तफरी के माहौल में जो मोब होती है वो मिसाइल की तरह से है कि मिसाइल जिस तरह से छूट गई तो फिर उसको विध्वंस मचाती है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही हुआ जिस तरह से इसको जवानों को हर जगह यही करते हैं कि जो नौजवान होते हैं वो बड़े, उनका एक साह होता है, उनके अंदर में एक आक्रामकता होती है, तो उसका फायदा उठा करके पीछे से लोग उसको जो सत्ता पलटना चाहते हैं तो इस तरह की वो करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात रही कि कोई भी किसी तरह का कोई लीडर नहीं रहा, एक भी किसी बड़ी बात थी। ये सबसे बड़ा कारण है जो कि कई लोग इस पर अपनी बात रख रहे हैं कि एक ऐसा मूवमेंट हुआ जिसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, या बड़े हिडन तौर पर वो पीछे से कुछ निगहबानी कर रहा था, या उसके पहले की प्लानिंग उसने या उसके जरिए कुछ लोगों ने की। और जब वहां पर सीधा सामना गोली से हुआ या फिर एक दमनकारी नीति अपनाई गई तो वो आक्रोश में तब्दील हो गया, उसकी दिशा और ज्यादा भटक गई, ये खतरनाक स्थिति में आ गए। देवनाथ साहब, जो बात बंसल सर कह रहे हैं अपने आप में एक बड़ी चीज है, इसको हम बवाल और बदलाव दोनों के बीच में देख सकते हैं। आपने उन प्रतिक्रियाओं को सुना जिन बच्चों की, जिन लड़कों की उम्र अभी शायद 20 और 25 के बीच में है, वो साफ अपने मुंह से खुद कह रहे हैं कि हम तो मारने आए थे, हम तो मारना चाहते थे। एक हाथ पैर से मारना होता है, एक जान से मारना होता है। उनको ये नहीं पता कि इस क्राइम को करने का उसके बाद क्या हश्र हो सकता है, सजा क्या होती है। लेकिन उनका माइंडसेट आप देखिए, ये अपने आप में बदलाव नहीं है, ये बवाल कराने की फिराक में कुछ लोगों द्वारा एजेंडा तय किया गया, या वहां की परिस्थितियां ऐसी रहीं कि इतना आक्रोश उनके जहन में आ गया, वो सब कुछ भूल बैठे, उनकी दुनिया उसी मोबाइल और उसी टेक्नोलॉजी तक सीमित रह गई। लेकिन अब इस बवाल और बदलाव के बीच में कुछ बवाल और बदलाव की आशंका बॉर्डर एरियाज पर, हमारे देश के अंदर भी सोशल मीडिया पर भी चलाई जा रही है, की जा रही है। एक कमेंट मैं आपका चाहूंगा इस पर कि खुफिया एजेंसियों को, खासतौर सर हमारे यहां, कितना अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि एक बड़ी चूक नेपाल में दिखी है। देखिए, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि किसी भी देश में कितनी भी मैच्योर डेमोक्रेसी क्यों ना हो, और जिन देशों में डेमोक्रेसी नहीं है वहां तो डेफिनेटली ऊपर से जो नीचे की नजर रखनी पड़ती है, वह तंत्र बहुत ही स्ट्रीमलाइंड होता है। मैं भारत की बात करता हूं, कोई छुपी बात नहीं है, सीक्रेट भी नहीं है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वेबसाइट में अवेलेबल है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उसका काम है भारत के अंदर नजर रखना कि क्या कोई एंटी सोशल एलिमेंट ऐसा है जो भारत के विरुद्ध काम कर रहा है, उनको अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, उनके एजेंट्स
पूरी दुनिया में हैं, खासतौर से हमारे पड़ोसी देशों में हैं। मालदीव से शुरू करके बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान में भी उनका काम है हमारे विदेशों से अगर कोई हमारे देश के भ्रमित लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश करता है, उसको सूंघना, उसकी खबर रखना। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा प्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है और ओपन सोर्स है। जिसने भी पुलिस में काम किया है, सारे आईपीएस ऑफिसर्स को मालूम है कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स होती हैं जिनके ट्रेन्ड खबरिये होते हैं, वो आके दो चीजों की जानकारी देते हैं। एक तो अगर जनता में किसी तरह की फुसफुसाहट है तो क्यों है, दूसरी बात, क्या वो फुसफुसाहट अब प्रेशर बनकर एक दिन फट सकता है, बिल्कुल, अगले हफ्ते। तो ये जो खबरिये होते हैं, इनका जमीन पर बहुत अच्छा पैनी नजर होती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे एयरफोर्स के करियर के दौरान हमारी जो एयरफोर्स इंटेलिजेंस थी, हमको कितनी अच्छी खबर मिलती थी लोकल गांव वालों से। बिल्कुल। मैं सरपंच की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो ऑफिशियल नेट है। मैं नॉर्मल घास में एयरफोर्स यूनिट्स के आसपास जो खेत करने वाले, खेती का काम करने वाले होते हैं, चरवाहे होते हैं, कुएं से पानी नलकूप से भर रहे होते हैं, ये इनकी नब्ज होती है, गांव वालों की नब्ज। तो भारत के परिपक्ष में अगर बात करें तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत चाक-चौबंद है। बिल्कुल सही कहा सर, जो आपने उदाहरण दिया वो बहुत सही उदाहरण है कि आप बड़े नामों नहीं या बड़े किरदारों को नहीं, बल्कि छोटे छोटे किरदारों उनको समझें और उनसे कुछ खबरें निकालते हैं तो उसका परिणाम भी बड़ा होता है। माफी चाहूंगा सर, समय की थोड़ी पाबंदी है। बहुत शुक्रिया देवनाथ सर आपका, बंसल सर आपका भी। तो बड़ी बात यही है कि नेपाल फिर से संभल जाए, फ्रांस जो जलने की कगार पर है उसकी तस्वीर बदल जाए, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है। भारत भी इसमें अपने आप को उसी निगाह के साथ आगे बढ़ा रहा है। और जिस बात का जिक्र हमारे मेहमान कर रहे थे कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आग भी लग सकती है, वहां पर खबरों को सोचना होगा, समझना होगा।